हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है इस बार पोते का मुंह दिखा दे। डॉक्टर सीमा के क्लिनिक में बैठी विभूति अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। उस बारी का इंतजार जिसे वो खुद नहीं चाहती थी कि कभी आए। पति विशेष के साथ बैठी विभूति बहुत दुखी और परेशान थी और इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो यहाँ अपना अबॉर्शन करवाने आई थी, अपनी उस बच्ची को मारने आई थी जो अपने नन्हे कदमों से उसकी जिंदगी के द्वार पर दस्तक दे रही थी। जैसे उससे कह रही हो कि माँ मुझे बचा लो, मेरा दोष क्या है, कम से कम इतना ही बता दो। विभूति की आंखों से ढलकते आंसू उसकी बेबसी को बयां कर रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी ने विभूति को यहाँ आने के लिए मजबूर किया था या फिर उसका पति उसे या अपनी आने वाली बच्ची को प्यार नहीं करता था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर वो यहाँ क्यों थी? ये जानने के लिए हमें ज़रा फ्लैशबैक में जाना होगा। विभूति को आज भी याद है 6 साल पहले का वो समय, जब विशेष और वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो पहली बार ऑफिस में ही मिले थे। विशेष विभूति का सीनियर था और विभूति उसे रिपोर्ट करती थी। कामकाजी संबंध कब दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गया, उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। उनके प्यार से दोनों के परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी हो गई थी। 1 साल बाद जब विभूति प्रेग्नेंट हुई तो कुछ वजहों से उसे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट बताया गया और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेदारी विशेष के कंधों पर आ गई। इधर विभूति की डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, उधर विशेष भी अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को समझते हुए बेहतर नौकरी की तलाश कर रहा था। जब मायरा का जन्म हुआ तो न सिर्फ विशेष और विभूति नहीं, बल्कि उसके सास ससुर और ननद ने भी खुली बाहों से नन्ही मायरा का स्वागत किया था। उसी समय पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के चलते विशेष को बिजली विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। क्योंकि मायरा लड़की थी तो उसे कई बेनिफिट्स भी मिल गए थे। उनकी गृहस्थी की गाड़ी पहली बार बिना हिचकोलों के चल निकली थी। सारा परिवार पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की सराहना कर रहा था और सरकार की दूरदर्शिता की दाद दे रहा था। इस बात को अभी 3 साल भी नहीं बीते थे कि इसी लॉ का दूसरा पहलू विभूति और विशेष की जिंदगी पर गाज बनकर गिर गया। मायरा के 3 साल की होते ही सासू माँ ने विभूति को दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में समझाना शुरू कर दिया। विभूति भी अपनी मायरा को एक भाई या बहन देना चाहती थी, इसीलिए इस सलाह को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। 1 साल पहले जब सुबह सुबह विभूति ने सासू माँ को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई तो सासू माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो बहू, इस बार हमें पोते का मुंह दिखा दे ताकि हम भी निश्चिंत हो जाएं कि कोई हमारा वंश चलाने वाला भी है। लेकिन मम्मा, ये कैसे पता चल सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा ना कि बेटा होगा या बेटी। अब सासू माँ के तेवर बदले और वो बोली, देखो विभूति, तुम जानती हो कि विशु मेरा इकलौता बेटा है। फिर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की इजाज़त तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ देता नहीं है, इसीलिए इस बार तो बेटा ही चाहिए। रही बात बच्चे का सेक्स टेस्ट करवाने की, तो तुझे पता है कि तेरी ननद सीमा गायनोकोलॉजिस्ट है, वो कब काम आएगी? सासू माँ ने चारों ओर से किलेबंदी करते हुए कहा। लेकिन मम्मा, ये तो गैर कानूनी है ना? विभूति ने दबी आवाज में कहा। हाँ पता है, सारे कानून मानने का ठेका हमने ही ले रखा है। फिर विभूति की ओर देखकर बोली, ठीक है ठीक है, क्या और कैसे करना है वो सीमा संभालेगी, मैं उससे बात कर लूंगी, तू चिंता मत कर। पर मम्मा, विभूति की बात बीच में ही काटकर सासू जी बोली, पर क्या विभूति, पर क्या? क्या तुम नहीं जानती कि तीसरा बच्चा पैदा करने से विशु की प्रमोशन रुक जाएगी? जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं सब बंद हो जाएंगे, और तो और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परिवार की मेडिकल सिक्योरिटी, सब पर पानी फिर जाएगा। फिर तुझे पता है कि विशु घर का अकेला कमाने वाला है, उसकी इस आधी अधूरी नौकरी से घर कैसे चलेगा?
विभूति का खुशी से खिला चेहरा मुरझा गया। इस खुशी का ये पक्ष तो उसने सोचा ही नहीं था। उसे कहाँ पता था कि ये कानून उसकी कोख पर पहरा लगाएगा, उसकी ममता पर इस क्रूरता से प्रहार करेगा। विभूति एक पढ़ी लिखी औरत थी। अपनी भावनाओं पर हुए इस वार से वो तिलमिला उठी। वो इस देश के कर्णधारों से पूछना चाहती थी कि अब क्या हमें घर परिवार के फैसले भी सरकार से पूछ कर लेने होंगे। माना कि बढ़ती हुई जनसंख्या तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। माना कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस कीमत पर? औरतों की समस्याओं को बढ़ाकर, समाज में लड़कियों की संख्या घटाकर और अपने कल को एक और बड़ी समस्या देकर, गैर कानूनी अबॉर्शन को बढ़ावा देकर। यानी एक कानून को निभाने के लिए दूसरा तोड़ना ही पड़ेगा। एक समस्या को सुलझाने के लिए दो और समस्याओं को जन्म देना ठीक होगा? क्या देश के विकास का मार्ग माँओं की कोख से होकर गुजरना जरूरी है? जिन बच्चों को हम अच्छा भविष्य न दे सके, उन्हें दुनिया में नहीं लाना चाहिए। ये बात तो हम भी जानते हैं। फिर उसे नौकरी, तरक्की आदि से जोड़कर दोनों ही क्षेत्रों को गड़बड़ाने की क्या जरूरत है? इसकी बजाय यदि शिक्षा का सहारा लिया जाए तो बेहतर नहीं होगा? जनता में अपना भला बुरा समझने की सहूलत देकर भी तो समझाया जा सकता है। परिवार नियोजित करने की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ उसके साधनों को मुहैया करवाएं। उन्हें इसके लिए शिक्षित करें, न कि जो समझ चुके हैं उनका जीना मुश्किल करें। फिर इतना बड़ा डिसीजन रात लेकर उसे जनता पर लादना सिवाय राजनीति के और क्या हो सकता है? ये पॉपुलेशन आज या कल में तो बढ़ी नहीं है, फिर चुनाव के पहले ही इसका समाधान क्यों अचानक याद आ गया? वो भी ऐसा समाधान। इन्हीं सब दिमागी जद्दोजहद से जूझती विभूति पिछले 1 साल में आज तीसरी बार इस क्लिनिक में बैठी थी। तभी उसका नाम पुकारा गया। दोपहर तक टूटी थकी और चुसे हुए आम जैसी निचुड़ी विभूति अपने घर पहुंची और तकिए में मुंह दबाए उस दिन को कोसती रही जिस दिन ये कानून बना था। इस कानून ने उससे उसकी ममता, इंसानियत और सुकून सब छीन लिया था। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी मायरा अपनी गुड़िया को गोद में लिए उसके कमरे में आई और अपनी बाहें उसके गले में डालकर अपनी तोतली बोली में बोली, मम्मा, आप ले आए छोटा बेबी? कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। विभूति अपने जिन आंसुओं को अपनी नन्ही कली से छिपा रही थी, वो और भी तेजी से बह निकले। फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, बेटा, बेबी तो डॉक्टर अंकल के पास है, बाद में आएगा। मायरा अपने नन्हे हाथों से विभूति के आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा, इतने बले होकर रोते धोली हैं। बेबी डॉक्टर अंकल के पास है तो कल ले आना, कहकर वो अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगी। उधर विशु भी विभूति की हालत देखकर बहुत उदास था। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और समझता था कि बच्चे का सेक्स सेलेक्ट करना हमारे हाथ में नहीं है। फिर जो किसी के भी बस में नहीं है, उसके लिए विभूति को हर बार प्रताड़ित करना और इसी दर्द से विभूति के साथ खुद के लिए भी गुजरना आसान नहीं था। पर क्या करे, उसकी बेटा पाने की चाह उतनी बलवती नहीं थी जितनी नौकरी बचाने और घर परिवार को पालने की मजबूरी। वो जानता था कि अगर उसे 3 बच्चों का भविष्य बनाना है तो वो बना सकता है, लेकिन बिना नौकरी के नहीं। फिर इतनी अच्छी नौकरी आसानी से कहाँ मिलती है? इधर माँ की वंश चलाने और पितरों को तर्पण करने वाली अंधविश्वास भरी बातों का भी वो पूरी तरह तिरस्कार नहीं कर पाता था। बेटा होगा या बेटी, ये उम्मीद वो बिना चांस लिए छोड़े भी तो कैसे? लेकिन कानून की कठोरता और विभूति की हालत देखकर इस बार उसने विभूति को आश्वासन दिया था कि इस स्थिति में वो विभूति को फिर कभी नहीं लाएगा। यही बात बताने वो माँ के पास गया, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही माँ बोली, बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस बहू से हमें पोते का सुख मिलेगा। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? विशेष ने हैरानी से पूछा। बेटा, वो जो मेरी सहेली है ना, सरला आंटी। हाँ तो? विशेष झल्लाया। उसने तो अपने बेटे को तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। पहली बहू को बेटा नहीं हो रहा था ना?
माँ आप भी हद करती हो, आपने ये सोचा भी कैसे? वो कुछ और कहता, लेकिन तभी उसकी नज़र किचन की ओर जाती विभूति पर पड़ी। उसकी आंखों का दर्द बता रहा था कि वो माँ की बात सुन चुकी थी। विशेष अब माँ की बात बीच में छोड़कर विभूति के पास गया और उसे अपने आलिंगन में लेकर अपने प्यार का विश्वास दिलाते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? विभूति ने सिसकियों के बीच गर्दन हाँ में हिला दी। बस, तो फिर अब कोई कुछ भी कहे। विभूति को ढाढ़स बंधाकर विशेष ऑफिस के लिए निकल गया। उसने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली थी। लंच के बाद जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसके सहकर्मी ने बताया, विशेष बॉस तुम्हें पूछ रहे थे, ज़रा गुस्से में भी लग रहे थे, तुम ज़रा जाकर उनसे मिल तो लो। ठीक है, विशेष ने कहा और बॉस के कमरे की ओर चल दिया। विशेष ने जैसे ही बॉस के कमरे में प्रवेश किया, वो ज़रा तलख लहजे में बोले, विशेष, वो नए कनेक्शन वाली फाइल जो आज सुबह मेरी टेबल पर होनी चाहिए थी, अभी तक गायब है। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि आज बोर्ड मीटिंग में मुझे उसकी ज़रूरत है। सर, मेरा तो आज हाफ डे था, लेकिन मैं मिस्टर विजय को बताकर गया था। वैसे भी न्यू कनेक्शन से संबंधित काम तो मिस्टर विजय को ही सौंपे गए हैं ना? वही मिस्टर विजय जो नए आए हैं? सर ने पूछा। यस सर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस काम का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें तो इसी काम के लिए हायर किया गया था। यदि ऐसा है तो फिर उन्हें ये पोस्ट कैसे मिल गई? वो इसलिए क्योंकि उनकी एक ही बेटी है। क्या? इस बात का भला इस नौकरी से क्या संबंध? लेकिन इस कानून से तो है ना। एक ही बेटी वाले लोगों को सरकारी नौकरी देने की वकालत इस कानून का हिस्सा है। विशेष असमंजस की स्थिति में खड़ा सोच रहा था कि क्या देश के नेताओं का ये फैसला ठीक है। आज से 4 साल पहले विशेष जिस कानून के गुण गा रहा था, आज वही कानून जीवन के किसी भी मोर्चे पर सही साबित नहीं हो रहा था। एक और घर में विभूति की हालत, तो दूसरी ओर यहाँ ऑफिस की स्थिति। सभी मिलकर जैसे कह रहे थे, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ गो बैक। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।